अनेकता में एकता वाला हमारा देश आज इसी अनेकता का शिकार हुआ बैठा है। बचपन में हम सब ने कहीं ना कहीं किसी बुक्स में या किसी इंसान से हमने ये बोलते सुना होगा कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब में यूनिटी है। बट आज के टाइम में ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम वे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे नान मार लिए क्या बोल रहा है मेरा? कन्नड़ा माताड़ो। जैसे कन्नड़ में आउटसाइडर यानी कि जिसको कन्नड़ बोलना नहीं आता उनको वो देखना तक नहीं चाहते, और ठीक इसी तरीके से तमिलनाडु में वो कन्नड़ वालों को देखना नहीं चाहते। और इन दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि ये दोनों ही नॉर्थ इंडियंस यानी कि जो हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं उनको नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि वो लोग हिंदी स्पीकिंग वालों को इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि उनको वो बेगर्स या फिर ये कहकर बुलाते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पे पानी पूरी बेचने आते हो। और ये स्टेटमेंट वहाँ के लोगों का नहीं, वहाँ के पॉलिटिशियंस का स्टेटमेंट है इलेक्शन के टाइम का। बट यहाँ तक मेरी बात सुनने के बाद आप कोई भी इमेज या कोई भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ सोचने का, उससे पहले ये प्रॉब्लम समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक रीजन में है। जैसे आसामीज बंगालीज को नहीं देखना चाहते क्योंकि बंगालीज वहाँ पे जाके उनकी जॉब्स ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में वो लोग आसामीज के कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट को ही टारगेट करते हैं इस नज़र से कि वो उनको अपने बीच में रहने भी नहीं देना चाहते। और इसीलिए उनको वो उनके फेस लुक की वजह से उनको चाइनीज़ मोमोज चिंकी बोलकर बुलाते हैं, जिसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। बट ये लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था नॉर्थ ईस्ट को लेके तो मुझे लगा था प्रॉब्लम सिर्फ वहीं तक है। बट जब मैंने इसके बारे में और डिटेल में देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है और हर रीजन वाले एक दूसरे रीजन के साथ सेम चीज़ कर रहे हैं। इवन हरियाणा में सेम तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है पंजाबियों को लेके, और इवन वो उनको खालिस्तानी के नाम से ही बुलाते हैं उनको चढ़ाने के लिए। और सेम वे में पंजाब में इलेक्शन के टाइम में ये स्टेटमेंट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि अगर मुझे जिताया गया तो जितने भी नॉन पंजाबीज हैं उनको मैं अपने स्टेट से बाहर निकाल दूंगा। डिस्क्रिमिनेशन या हेटिज्म अगर सिर्फ पिंग करने, पोक करने और ताने मारने तक हो तो फिर भी ये कहीं ना कहीं तक झेला जा सकता है। बट प्रॉब्लम तब है जब ये आपको फिजिकली टॉर्चर या फिजिकली हैरेस करे। सेम इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में यानी कि दिल्ली एनसीआर में कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट को पीटा गया था नॉर्थ ईस्ट के होने की वजह से। और ठीक इसी तरीके से साउथ इंडिया में नॉर्थ वालों की जो भी बिजनेस या शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे लोकल, वहाँ पर उनके शॉप्स के अंदर तोड़ फोड़ किए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द ये हमारी जगह को छोड़ के चले जाएं। और ये जो रीज़न है जिसके वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लैंग्वेज को लेके या रीजनल को लेके, ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, काफ़ी साल पीछे से चला आ रहा है। जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा हमारे हिस्ट्री को जो कि 16th सेंचुरी से जुड़ी हुई है। और ये तब का टाइम है जब पहली बार अंग्रेज ने हमारे इंडिया में अपना कदम रखा था। अंग्रेज जब फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे तो उसके पहले से इंडिया में मोस्टली मुगल और मराठास का राज हुआ करता था। और उस टाइम पे 500 प्लस प्रिंसेस स्टेट यानी कि सल्तनत हुआ करती थी इंडिया के अंदर। जहां अभी करेंट टाइम में हमारे इंडिया में 6 धर्म, 25,000 कास्ट, सब कास्ट और 270 लैंग्वेज बोले जाते, तो उस टाइम में इंडिया में डाइवर्सिटी तो और भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इंडिया में एंटर करने और अपना राज खड़ा करने में बहुत आसानी हुई। और ठीक इसके बाद 1837 में पहली बार हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई, जहां अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को टारगेट करते हुए इनके बीच में दरारें डाली। और वो भी कैसे? क्योंकि उस टाइम पे या इवन आप कह लो 1837 से पहले कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ करता था इंडिया का। और तब जाकर 1837 में अंग्रेज ने पहली बार हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया और इसका फायदा उठाते हुए अपनी पकड़ को और मजबूत किया। क्योंकि 1837 से पहले इंडिया में 2 नेशनल लैंग्वेज होती थी, हिंदी और उर्दू। बट 1837 में अंग्रेजों ने प्लानिंग के साथ उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और तब जाके प्रेशराइज किया गया हिंदुओं पे कि उनको पर्सो अरबिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर उनको वो लैंग्वेज नहीं आता है तो उनको किसी भी तरह का प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो उसमें उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। और तब जाके पहली बार एंटी उर्दू मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
बट इसके बावजूद भी 1857 में इन सब ने मिलकर पहला इंडिपेंडेंस वॉर छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। और तब जाके अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि सिर्फ इस लेवल पर डाइवर्सिटी क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, अगर इनको अपनी पकड़ बनानी है तो इनको और भी पीसेस में ब्रेक करने होंगे। और फिर अंग्रेजों ने नोटिस किया कि हिंदू मुस्लिम को अलग करने के बाद भी जो हिंदूज की पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन लोगों ने उस टाइम पे हिंदूज को ब्रेक करने के लिए 1881 में कास्ट सिस्टम को अप्लाई किया, जिसमें उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि 18 करोड़ के पॉपुलेशन में 7 करोड़ राजपूत और 1 करोड़ 30 लाख ब्राह्मण्स है, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे के सारे छोटी जाति के हैं। और यहीं से शुरू हुआ जहाँ पर छोटी जाति को टारगेट करके डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। और ठीक इसी के बाद 90s के स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने एक और दाव खेला कि उस टाइम पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे कि जो अगर कोई मुस्लिम है, अगर मुस्लिम किसी को वोट देना चाहता है तो सिर्फ वो मुस्लिम को ही वोट देगा और हिंदू सिर्फ हिंदू को ही वोट देगा, जिससे उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डेप्थ में पहुंचने लग गया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रियलाइज होने लग गया था इन दोनों ही तरफ से कि अगर हमारे बारे में कोई अच्छा सोच सकता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म के लोग ही सोच सकते हैं, इसके अलावा और कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। ये सब स्ट्रैटेजी चलने के बाद भी जब अंग्रेजों ने स्वराज भारत मूवमेंट को फेस किया 1930s में, जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था मूवमेंट, उसको कंट्रोल में लाने के लिए उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक पिल कमीशन रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन लोगों ने हिंदूज के हाई कास्ट को टारगेट करते हुए उन पे ये ब्लेम किया था कि 1857 में ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों से गद्दारी की है। और इसी चीज को बेस बनाते हुए उस टाइम पे अंग्रेजों ने कास्ट के अकॉर्डिंग आर्मी के अंदर रेजिमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे गुरखा, सिक्किज, मराठास के नाम पे है, जो कि आज भी हमारे आर्मी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट आज के टाइम में ये है कि अगर कोई मराठा नहीं है तब भी वो मराठा रेजिमेंट में वो जा सकता है, बट उस टाइम पे ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि जो मराठास हैं वही मराठा रेजिमेंट में आएंगे और जो सिख हैं उनको सिख रेजिमेंट्स में डाला जाएगा। और इसी के बाद जहाँ पहले सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्ट होते थे, उसको और भी डिवाइड किया गया और उसके बाद हर एक कास्ट के बेस पे इलेक्टोरल इलेक्ट करने लग गए। यहाँ तक कि उस टाइम पे उन्होंने वुमेन्स के लिए भी अलग से इलेक्टोरल सिलेक्ट कर लिए थे। और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने जो स्ट्रेटेजी रची थी वो थी रीजनलिज्म की। जैसे अगर किसी सिटी में जब लगता था कि अंग्रेजों के ऊपर वहाँ प्रेशर बन रहा है और उस जगह पे कंट्रोल करने के लिए वो वहीं के पास के रीजन वाले लोगों से जो उनके आर्मी में उसमें भर्ती थे उनसे अटैक करवाते थे, ताकि उनका काम भी हो जाए और इनके आपस का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होना शुरू हो जाए। और इसी वजह से उस टाइम पे लैंग्वेज के बेस पे हमारा इंडिया और भी डिवीजन में डिवाइड होने लग गया था। बट जब हमारा भारत आज़ाद हुआ जैसे भी करके, तो उसके बाद एक डिबेट पूरे कंट्री में होने लग गई थी कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज हो जिसे कि नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, जो कि हर किसी को एक दूसरे से जोड़ सके। तो उस टाइम के जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम थे रामास्वामी परियर, उन्होंने 3 लैंग्वेज सिस्टम लाने की बात की। एक उनका मदर टंग जो लोकल लैंग्वेज जो भी उनको आता हो, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी। और उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी प्रॉपर साउथ को कवर किया करती थी। जब उनकी ये बात पूरे साउथ में फैल गई तो उसी टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक नैरेटिव फैलाया वहाँ पर कि हम साउथ वाले लोगों पे हिंदी लैंग्वेज जबरदस्ती थोपी जा रही है, और इसी नैरेटिव का फायदा उठाते हुए वो पार्टी वहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाती है। और ठीक उस पार्टी के जीतने के बाद से जो 4 चीज़ें हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और रेसिज्म, इन चारों को बेस बनाकर हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के बीच में फूट डालकर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको पब्लिक में यूज़ करने लगती है। और ये हमने अक्सर नोटिस किया है, या आप भी इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं ठीक उससे पहले ही ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के जो इशूज़ हैं ये एकदम से हाइप पे आ जाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी को कोई एक ऐसा ग्रुप चाहिए ताकि हर चीज़ के लिए उस ग्रुप को ब्लेम कर सके कि अगर आपकी तरक्की नहीं हुई है तो इसका जिम्मेदार ये ग्रुप है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ना जाने कितने पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में आज बन चुकी है, ना जाने कितने पॉलिटिकल नेताओं का करियर बन चुका है। और सबसे फन फैक्ट ये है कि इन सब के जिम्मेदार हम ही हैं, जो आंख बंद करके इन नेताओं पर भरोसा करते हैं और इनके आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। और यही रीज़न है कि आधे से ज़्यादा लोग इनके आइडियोलॉजी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि आपस में ही वो लड़ने मरने लगते हैं। और यही डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म इस लेवल तक पहुंच जाता है कि हम दूसरे के बारे में इतना हेट करने लगते हैं कि उनको हम कितना नुकसान पहुंचा सके हम ये सोचते हैं। और इसी चक्कर में हम फिजिकली हैरेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। कुछ हद तक अगर हम रीजनल इंटरेस्ट की बात करें तो ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि बाहर वाले आकर अगर हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अगर लेने लग गए तो हम जैसे लोकल लोगों का हमारी ही जगह पे क्या हालत होगी। तो उस बेस पे ये कहीं ना कहीं अगर वो अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए किसी भी फील्ड में या किसी काम में, तो वो फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से
फिर भी ठीक लगता है, बट प्रॉब्लम तब है जब ये रीजनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा होने लगता है और फिर नेशनल लेवल पर ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इन सब चीज़ों से ये साफ समझ में तो आता है कि भले ही अंग्रेज आज का टाइम में हमारे बीच में नहीं है, बट आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो उनके आइडियोलॉजी थी या उनके जो भी इंटरेस्ट थे, स्ट्रैटेजी थी, वो आज के पॉलिटिशियंस हम पे वो थोपते हैं। और आज हम भले ही अंग्रेजों के शिकार नहीं हैं, बट हम पॉलिटिशियंस के शिकार बन चुके हैं और आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और इन सब का बस एक ही सॉल्यूशन है कि जितना हो सके हम खुद को और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें, ताकि हमें पता हो इन चीज़ों का कि कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ना आए। बाकी नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म के ऊपर जो वीडियो है जो मैंने सेपरेटली बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।